और अब खबरें तफसील से। मध्य प्रदेश मसाजिद कमेटी का तनाज़ा हाईकोर्ट पहुंच गया है। मसाजिद कमेटी को तहलील करने और इसका चार्ज मोहतमिम को सुपुर्द करने का अहकाम महकमे अक़लियती फलाह बहबूद की जानिब से 4 नवंबर को जारी किया गया था। कमेटी के सेक्रेटरी ने महकमे अक़लियती फलाह बहबूद के अहकाम को मसाजिद कमेटी रूल्स और गज़ट नोटिफिकेशन की खिलाफ वर्जी करार देते हुए जहां चार्ज देने से इनकार करते हुए हाईकोर्ट से रुजू करने का ऐलान किया था, वहीं मसाजिद कमेटी के चेयरमैन और एक रुकन महकमे फलाह बहबूद के अहकाम के मुताबिक अपना इस्तीफा मोहतमीम मसाजिद कमेटी को पेश कर चुके हैं। मसाजिद कमेटी के तनाज़े और इख्तियारात पर कल जबलपुर हाईकोर्ट में समाअत होगी। इस ताल्लुक से मसाजिद कमेटी के मोहतमीम और सेक्रेटरी कुछ इस अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार करते हैं कि श्री एस.एम. सलमान साहब मसाजिद कमेटी के जो ऑर्डर हुआ था उसके विरुद्ध याचिका हाई कोर्ट में फाइल की गई है। अब उसमें सुनने में आ रहा है हेयरिंग जो है 23 को है, मंडे के रोज। उसमें जो भी शासन हमें आदेश देगा, निर्देश देगा, हम उसका पालन करेंगे, उसको फॉलो किया जाएगा। मध्य प्रदेश राजपत्र में जो गज़ट नोटिफिकेशन हुआ था मसाजिद कमेटी के रूल्स का, उसके ख़िलाफ़ है, क्योंकि इसमें धारा 4E के अंदर स्पष्ट दिया गया है कि जब तक नई कमेटी का गठन होकर गज़ट नोटिफिकेशन में डिक्लेयर नहीं होगी और वो आके चार्ज लेगी, हम चार्ज उसी को दे सकते हैं। जो बिज़नेस रूल मसाजिद कमेटी के बने हुए हैं और ख़ुद गवर्नमेंट ने बनाए हैं, उसके रूल के हिसाब से कोई नई कमेटी का गठन हो और वो आए यहाँ पर, वो हमसे चार्ज ले, हम उसको चार्ज देंगे। हम किसी और को नहीं दे सकते रूल्स के हिसाब से। दूसरे इसमें एक और रूल बना हुआ है कि कोई भी अगर गवर्नमेंट हटाना चाहेगी तो 3 महीने का नोटिस देगी, उसका भी पालन नहीं किया गया। इनको जवाब लिख दिया गया है गवर्नमेंट को इस लेटर का, इसके बाद भी कोई राहत नहीं मिली। तो MIM सदर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी बंगाल इलेक्शन पर जल्दी ही फैसला लेगी। उन्होंने मरकजी हुकूमत से सवाल किया कि लॉकडाउन के दौरान चली गई नौकरियों को दोबारा कब फराहम किया जाएगा। उन्होंने लव जिहाद पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि नफरत के बजाय मोहब्बत को फैलाने की जरूरत है। अवैसी ने दिलों को जोड़ने पर जोर दिया। बंगाल के यूनिट के लोगों से मीटिंग होने वाली है, क्योंकि म्युनिसिपल इलेक्शन आ गया, थोड़ा देरी हो गई। उनसे बात करके ही, उनसे पूरा फीडबैक लेके, उनका ओपिनियन लेकर ही हम एक कंसिडर्ड डिसीजन पर अराइव करेंगे और आपको बताएंगे। तो ममता बनर्जी के साथ जा सकते हैं? पहले तो मुझे अपनी यूनिट से बात करना इलेक्शन लड़ने के ताल्लुक से, और इलेक्शन लड़ने की जब बात होगी तो हम इलेक्शन लड़ेंगे। और यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि जब हम डिसीजन लेंगे तो इलेक्शन लड़ेंगे, उसके बाद बताएंगे आपको। आप जो बनाते बना लीजिए। बीजेपी से हमारा एक ही सवाल है कि आपने जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉकडाउन किया, अनटाइमली किया, जिससे भारत के करोड़ों गरीबों की नौकरियां जा चुकी हैं, नौकरियां कब देंगे? नौकरियां बताइए, आप किसको नौकरियां देने वाले हैं? अब तक कितने नौकरियां आपने दी हैं? जो बेरोजगार हो चुके हैं 8-9 करोड़ लोग, आप बताइए इनका रोजगार क्या होगा? आप ही की मीडिया फ्रेटर्निटी में लोगों का ले ऑफ हो रहा है, उनको क्या करने वाले हैं? देंगे क्या? उनको भी कैबिनेट में जगह देंगे? उस कैबिनेट में बिठाएंगे लाके उन लोगों को? ये देश के सामने अहम सवाल है जिसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं, खाली लव को फैलाइए, लव फैलाइए, बस लव फैलाइए, हेटर खत्म करिए। कितना हेटरेट करेंगे? अरे ये एक अजीब बात है कि लव भी होगा और जिहाद भी होगा, ये कैसा होगा भैया? हाँ, मोहब्बत की जिहाद अगर करना है तो मोहब्बत फैलाने का जिहाद हम कर सकते। मोहब्बत फैलाइए, लव फैलाइए, कितना गर्मी पैदा करेंगे, कितना जहर फैलाएंगे? बस करिए ना, दिलों को जोड़ने का काम करिए मोदी जी। स्पेशल मैरिज एक्ट का खत्म करेंगे क्या? बताइए, बोल दीजिए ना। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि चॉइस इज अ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21 इज अ फंडामेंटल राइट, स्पेशल मैरिज एक्ट इज देयर। इस मौके पर असद अवैसी ने कहा कि UAPA कानून को अक़लियतों, दलित और सियासी मुखालिफिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने हुकूमत से सवाल किया कि हुकूमत शिद्दत पसंदी को कम करना चाहती है तो क्या ये सब के लिए होगा या किसी खास तबके के लिए होगा? बता दे कि दिल्ली में जो फसादात हुए, एक मस्जिद के ऊपर चढ़कर, मस्जिद के गुंबद के ऊपर जब ये झंडा लगाया गया था, वो रेडिकलाइजेशन है या नहीं है?
कोरोना को कह दिया गया कि तबलीगियों ने फैलाया, कोरोना को भी आपने इस्लाम से जोड़ दिया, तो ये क्या है? रेडिकलाइजेशन ही नहीं है। तो हर चीज में रेडिकलाइजेशन कहां पर हो रहा है, किस पर हो रहा है? तो गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि डी रेडिकलाइजेशन अगर करने वाले हैं तो क्या वो सिर्फ एक मजहब के ऊपर करेंगे या सब पे करेंगे? हिंदुत्व का डेफिनेशन बीजेपी बता दे, क्या वो सावरकर के डेफिनेशन को मानती है नहीं मानती है? क्या वो गोलवालकर का जो डेफिनेशन है उसको मानते हैं नहीं मानते हैं? हम इस पर आपको कई बार हमारा स्टेटमेंट हो चुका है। डी रेडिकलाइजेशन अगर करेंगे तो किसका करेंगे? जो जाकर कहते हैं कि आप अपनी दुकान में पटाखे मत बेचिए, जो महल्लों में अगर कोई तरकारी बेचने वाले आता है तो कहते हैं तू यहां पर मत आ, फ्रूट बेचने वाला तो बोलते तुम नहीं बेच सकते। किसका रेडिकलेशन होना चाहिए, ये हम पूछना चाह रहे हैं। डी रेडिकलेशन होना चाहिए। बिहार असेंबली इंतखाबात में 5 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद एमआईएम का हौसला बुलंद है। एमआईएम के रियासती सदर अख्तरुल ईमान ने पटना में हमारे नुमाइंदे महफूज आलम से बात करते हुए कहा कि एमआईएम न सिर्फ सीमांचल में बल्कि पूरे बिहार में दबे कुचले और पसमानदा लोगों की आवाज बनेगी। अख्तरुल ईमान ने कहा कि इंतखाबात के दरमियान पार्टी ने अवाम से जो वादा किया था उसको हर कीमत पर अमली जामा पहनाया जाएगा। अख्तरुल ईमान ने यह भी कहा कि बिहार के बाद अब मगरबी बंगाल के असेंबली इंतखाबात की बारी है, जहां एमआईएम मजबूती के साथ इंतखाब लड़ेगी। बिहार असेंबली इंतखाबात में जिस तरह से एमआईएम ने 5 सीटों पर ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है, जाहिर है उसके बाद सीमांचल को लेकर एमआईएम अपने मंसूबे को ज़मीन पर नाफिज करने की कोशिश करेगी। कई सारे ऐलानात और वादे किए गए हैं। हमारे साथ एमआईएम के सूबाई सदर अख्तरुल ईमान साहब हैं। अख्तरुल ईमान साहब, पहले तो मुबारक हो आपको, 5 सीटों पर आप लोगों ने कामयाबी हासिल की है, लेकिन कई सारे वादे आप लोगों ने सीमांचल के लिए किए थे, तो अब जाहिर है अब काम करने का वक्त होगा, तो आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी होगी? देखिए, चूँकि पार्टी की शुरुआत सीमांचल से हुई है और पूरे बिहार में सीमांचल सबसे ज़्यादा बदहाल, सबसे ज़्यादा पसमानदा, नाखानदा, गुर्बत व अफलास के समंदर में डूबा हुआ, फीकस आमदनी कम, सरकारी नाइंसाफ़ियों का शिकार है। इसलिए हम लोगों ने वहाँ इंसाफ की आवाज़ उठाई है। मेरे पेश नज़र सिर्फ सीमांचल ही नहीं है बल्कि पूरा बिहार है। जो हम कदम बढ़ाते जा रहे हैं, बिहार के दूसरे मकामात के मसाइल, दूसरे महरूम तबकात के इंसाफ की आवाज़ भी हमारा फरीज़ा है। हम शोषित, वंचित और दलितों की एक तवाना आवाज़ बनना चाहते हैं और बनने में बहुत हद तक हमने कामयाबी हासिल की है और सीमांचल के लोगों ने हम पर एतमाद किया है। सीमांचल के लोगों के लिए हमने जो दस्तूर और आइन के हदूद के अंदर में जो वादे किए हैं, उसके लिए पूरी कोशिश, जातोर कोशिश, ज़िंदगी का पूरा हिस्सा लग जाए, खून का एक एक कतरा लग जाए, उसके लिए हम लोग पाबंद आहद हैं। कल आप लोग वैशाली भी गए थे मुलाकात करने, मुतासरा उस बच्ची के साथ, उस लड़की के घर वालों के से मुलाकात करने गए थे। आप लोगों ने कुछ मुतालबात भी किए हैं हुकूमत से? यकीनन हुकूमत से बड़े मुतालबात हम लोगों ने किए हैं। एक तो ये है कि उस बच्ची के साथ जो जिनसी अनारकी की गई, उनको जलाया गया, उनकी मौत वाक़ई हो गई। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही, कर्नाटक के साबिक वजीर आर रोशन बेग गिरफ्तार हो गए। जी हां, कर्नाटक से बड़ी खबर, आईएमए घोटाला मामले में रोशन बेग की गिरफ्तारी हुई है। कर्नाटक से बड़ी खबर है, जहां हलाल सरमायाकारी के नाम पर हुआ था आईएमए कंपनी का, सीबीआई ने आर रोशन बेग को गिरफ्तार किया है। बेंगलुरु से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि कर्नाटक के साबिक वजीर आर रोशन बेग गिरफ्तार हो गए हैं। आईएमए घोटाला मामले में रोशन बेग की गिरफ्तारी हुई है। तो बेंगलुरु से इस वक्त बड़ी खबर, जहां हलाल सरमायाकारी के नाम पर हुआ था आईएमए कंपनी का घोटाला, जिसमें रोशन बेग का भी नाम आया था, और अब सीबीआई ने आर रोशन बेग को गिरफ्तार कर लिया है। कर्नाटक के साबिक वजीर हैं आर रोशन बेग, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। और हमारे नुमाइंदे बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रऊफ, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बड़ी सियासी हलचल से जुड़ी हुई खबर है, आर रोशन बेग गिरफ्तार हो गए हैं। जी देखिए, आखिरकार आर रोशन बेग को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीबीआई ने आज तफ्तीश के बाद, यानी पूछताछ के बाद, फौरी तौर पर उन्हें गिरफ्तार कर लेते हुए अदालत के सामने भी पेश किया है। आज अदालत में बेंगलुरु की कोरमंगला की खुसूसी अदालत में रोशन बेग को हाजिर करते हुए उन्हें
तहवील में लिया गया है और इस वक्त जो है रोशन बेग सीबीआई की तहवील में है और इस पूरे मामले में एक अहम कदम जो है सीबीआई ने उठाया है कि आर रोशन बेग जो गुज़िश्ता चंद सालों से इस मामले में इनका नाम जो है मसलसल सुनने में आ रहा था, आईएमए घोटाले के मामले में जो हलाल सरमायाकारी के नाम पर आई मॉनिटरी एडवाइजरी कंपनी ने अंजाम दिया था और इसमें हजारों खानदान इस घोटाले की वजह से परेशान थे, सड़कों पर आए हुए थे, दुख और दर्द में मुब्तला थे, अपनी मेहनत मजदूरी का पैसा गंवा चुके थे। तो इस पूरे मामले में जैसा कि कई गिरफ्तारियां हुई हैं। बिल्कुल रऊफ, जब सियासी हलचल बढ़ा था कर्नाटक में इस घोटाले के बाद और उसके बाद आर रोशन बेग का झुकाव बीजेपी की तरफ हुआ था और यह माना जा रहा था कि इस गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने इस तरह का कदम उठाया है, लेकिन बिलाखिर आर रोशन बेग बचे नहीं और गिरफ्तार हो गए। जी बिल्कुल भी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आर रोशन बेग सिटिंग एमएलए थे कांग्रेस पार्टी के। जब ये घोटाला पेश आया, चूंकि रियासत में बीजेपी की हुकूमत बनी और बनने जा रही थी, अभी बनी नहीं थी, कांग्रेस और जेडीएस की मखलूत हुकूमत थी। उस पीरियड में जो है आर रोशन बेग ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी की तायद की। बीजेपी की तायद की वजह से यानी कि उस वक्त जो है 16 एमएलए कांग्रेस और जेडीएस से बगावत करते हुए बीजेपी को तायद किए थे, उसमें आर रोशन बेग भी एक थे। और ये बात उसी वक्त कही जा रही थी कि आर रोशन बेग जिस घोटाले में उनका नाम था, उस घोटाले से बचने के लिए या फिर उस चीज से बचने के लिए वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि बीजेपी की उन्होंने तायद की, रियासत में बीजेपी की हुकूमत भी बनी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल नहीं किया। इस लिहाज से आर रोशन बेग को उस वक्त एक बड़ा झटका लगा था और अब जो है ये मामला जो है चूंकि सीबीआई इसकी जांच कर रही है, अभी भी सिलसिले में जांच का सिलसिला जारी है, तो अब आर रोशन बेग को गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी कि कितना ही बड़ा कोई सियासतदान हो, कानून से नहीं। बिल्कुल रऊफ, आर रोशन बेग जाहिर सी बात है कर्नाटक सियासत का एक कदावर नाम है, कदावर चेहरा है। सियासी गलियारों में क्या कुछ हलचल है इस गिरफ्तारी के बाद? जी देखिए, जाहिर सी बात है कि 7 मरतबा एमएलए रहे और कई मरतबा रियासती वजीर रहे, सीनियर लीडर, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर आर रोशन बेग की इस गिरफ्तारी के बाद जो है सियासी गलियारों में, सियासी हलकों में जो है गुफ्तशनीद का सिलसिला जारी है और भी नाम आ सकते हैं। ये बात भी कही जा रही है कि और भी सियासतदान इसके बाद गिरफ्तार क्या हो सकते हैं, क्योंकि ये आईएमए का जो घोटाला था उसमें अफसरान थे, सियासी लीडरान थे और कई अफसरान भी जो है, मैं बताता चलूं कि आईएएस अफसरान भी जो है इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। उनसे भी जो है जो पैसा जो उन्होंने ईंटा था उसे हासिल कर लिया गया है। लेकिन ये बात बार बार कही जा रही थी कि इस मामले में सियासतदानों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा था। तो आज पहली मर्तबा किसी सियासतदान की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में अमल में आई है, आई मॉनिटरी एडवाइजरी आईएमए घोटाले के मामले में, जिसे जो है हलाल सरमायाकारी के नाम पर बिल्कुल रऊफ हमारे साथ जुड़े रहे। दिल्ली का सीधे हम रुख करेंगे जहां से हमारे नुमाइंदे शंकर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं इसी खबर पर। शंकर, कर्नाटक की सियासत से बड़ी खबर आ रही है जहां पर एक्स मिनिस्टर आर रोशन बेग को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। तो निश्चित तौर पर देखिए, इस मामले पर सीबीआई पिछले कई घंटों से लगातार पूछताछ कर रही थी। हालांकि पहले भी पूछताछ कर चुकी थी, लेकिन आज जब लगातार कई घंटे तक पूछताछ की गई तो लगभग ये स्पष्ट हो रहा था कि आज इनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और थोड़ी देर पहले इस मामले में सीबीआई ने औपचारिक तौर पर ऐलान भी कर दिया उनकी गिरफ्तारी का। उसके बाद आज जो है बाकायदा उनको कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में पेश करने के बाद इन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत यानी कि जुडिशल जेल में भेज दिया गया, जुडिशल कस्टडी में भेज दिया गया। और अगर पूरे इस मामले की अगर बात करें तो ये करोड़ों रुपए का एक पोंजी स्कैम था, आईएमए स्कैम। और इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के साथ साथ एक दूसरी जो एजेंसी है ईडी, वो भी इस मामले में तफ्तीश कर रही थी। और जिस तरह से इस पूरे मामले में मुस्लिम धर्म से जुड़े लोगों को बरगलाया गया और उसको बकायदा उन लोगों से लाखों करोड़ रुपए ठगे गए। इसमें कई ऐसे लोग हैं जो छोटे मोटे काम करते थे, छोटे मोटे कहीं पे
नौकरी करते थे, उसके बाद उस पैसे को बचा करके उन लोगों से ठगा गया और कहीं न कहीं जिस तरह से उन्हें बरगलाया गया, धर्म के नाम पर उनको बरगलाया गया और उन सबों से बकायदा पैसा ठगा गया। तो इस मामले की जांच के बिल्कुल, यानी शंकर ये मानकर चला जाए कि आर रोशन बेग तो एक तरह से शुरुआत है, इसमें अभी और भी लोगों के नाम आ सकते हैं। जिस तरह से सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है, आर रोशन बेग की गिरफ्तारी हुई है, तो और भी बड़े नाम निकलकर सामने आ सकते हैं। निश्चित तौर पे इस मामले में तकरीबन 1 दर्जन ऐसे बड़े नाम हैं जो कर्नाटका से और दूसरे राज्यों से बिलोंग करते हैं और वहां के रहने वाले लोग। ये जो स्कैम बनाया गया था, जो पूरा पोंजी स्कैम बनाया गया था, इसमें इन्हीं लोगों को दिखाया जाता था, उनके बारे में बताया जाता था और कहा जाता था कि जब इतने बड़े अफसर जब इस प्रोजेक्ट में जुड़ रहे हैं तो आप लोग क्यों नहीं, तो उनको दिखा करके उसके बाद ये इस स्कैम को अंजाम दिया गया। तो निश्चित तौर पे जो आरोपी हैं, जिनको दिखा करके, जिनके बारे में बता करके लोगों को जोड़ा जाता था, उनकी भी गिरफ्तारी इस मामले में होगी। जिस तरह से आज रोशन बेग की आज गिरफ्तारी हुई है, कहा जा सकता है इस मामले में जल्द ही कई और भी लोगों की गिरफ्तारी होने वाली है। बिल्कुल शंकर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपडेट करने के लिए। तो कर्नाटक की सियासत से बड़ी खबर है, जहां पर साबिक वजीर आर रोशन बेग को गिरफ्तार कर लिया गया है। IMA घोटाले से जुड़ा यह मामला है जिसमें सीबीआई ने आर रोशन बेग को गिरफ्तार किया है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। जेडीयू अक़लियती सेल की टीम ने वैशाली के रसूलपुर गांव का दौरा करके हुकूमत को महलूका के अहले खाना को 20 लाख रुपये मुआवजा देने की सिफारिश की है। जेडीयू लीडर और वफद के कन्वीनर मेजर इकबाल हैदर ने कहा कि मुतासरा खानदान की हिफाजत का माकूल इंतजाम किया जाए, साथ ही साथ मुआवजा और घर के एक फर्द को सरकारी नौकरी देने का हुकूमत इंतजाम करे। इकबाल हैदर ने यह भी मांग की है कि पकड़े गए दोनों मुलजिमान का कॉल डिटेल हासिल किया जाए ताकि मालूम हो सके कि इस खतरनाक खेल में और कौन कौन लोग शामिल थे। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को और बिहार हुकूमत को हम लोग इस बात का रिक्वेस्ट करेंगे कि 20 लाख रुपया उसको, चूँकि बहुत ही गरीब है और बिल्कुल इंसानियत को शर्मसार करने वाला खेल वहाँ पे हुआ है, इन तमाम चीज़ों को और उसकी माली हैसियत को देखते हुए 20 लाख रुपया मुआवजा और उसके घर के एक फर्द को सरकारी नौकरी दी जाए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालीमी साल 2020-21 के लिए 11वीं जमात में साइंस, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम का दाखिला इम्तिहान आज एमयू समेत मुल्क में मुख्तलिफ मकामात पर बनाए गए इम्तिहानी मराकिज़ पर खुश उसलूबी के साथ मुनक़िद हुआ। इस दौरान कोविड की वबा के सिलसिले में हुकूमत हिंद के रहनुमा हिदायत पर पूरी तरह अमल किया गया। अलीगढ़ के अलावा लखनऊ, मेरठ, बरेली, कोलकाता, पटना, किशनगंज और श्रीनगर में मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकिज़ बनाए गए थे, जिसमें बड़ी तादाद में तलबा ने शिरकत की। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने बताया कि कोरोना के बाद यह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा इम्तिहान था, जिसे वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर की क़यादत में अंजाम दिया गया। वहीं इम्तिहान देकर निकले तलबा ने भी इंतजामात की सताइश करते हुए अपनी कामयाबी की उम्मीद जाहिर की। सुपरिटेंडेंट एग्जामिनेशंस की तरफ से, कंट्रोल एग्जामिनेशन की तरफ से ये इंफॉर्मेशन हमें मिली है कि आज 2 शिफ्टों में टेस्ट हुए, जिसमें सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट साइंस स्ट्रीम, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स सेंटर का हुआ और साथ में डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, एंट्रेंस। और इन सब चीज़ों को मॉनिटर वाइस चांसलर साहब ने किया। जैसे आपको मालूम है, पैंडेमिक के दौर में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की थोड़ी सी कहना चाहिए प्रोसीजर और टाइम जो है एग्ज़ाम कराने का थोड़ा सा डिटेल हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा एक टास्क था। और यहाँ पर पूरे सेंटर्स जो थे पूरी तरह से अलीगढ़ में हों या पूरे मुल्क पे जो सेंटर्स हुए थे पूरी तरह से कोविड-19 का प्रोटोकॉल का फॉलो करते हुए सैनिटाइज करे गए, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का बात करी गई। सबकी थर्मल चेकिंग हो रही है, सबका टेम्परेचर लेके अंदर हम लोगों ने एंट्री गेट के पास से सबकी थर्मल चेकिंग, एक अलग कमरा किया है कि अगर किसी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा है तो उसको बिल्कुल आइसोलेशन कमरे में हम लोगों ने एग्ज़ाम का इंतज़ाम किया है। हमारे इन्विजिलेटर PPE किट्स में तैयार हैं उन आइसोलेशन रूम्स के लिए कि कोई भी बच्चा अगर टेम्परेचर में आएगा तो उनको बिल्कुल बाहर, इस हॉल से बाहर हैं। 2 इन्विजिलेटर PPE किट से रेडी हैं और हर बच्चे का थर्मल टेस्ट भी हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग एंड थर्मल चेकअप, उनका टेम्परेचर हर बच्चे का। तो हमारा काम तो बहुत बढ़ गया है,
जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है, लेकिन क्योंकि करना तो है ही। बहुत अच्छा रहा टेस्ट और बहुत ज़्यादा कोविड का प्रिकॉशंस भी लिया गया। लाइक हम लोग ने सैनिटाइज़ किया हाथ, सब कुछ किया, एवरीथिंग। बहुत अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। लाइक लग रहा था कि बहुत टिपिकल आएगा, पर इट वाज फाइन। मैथ्स इजी थी, बाकी जीके थोड़ी मेरी इतनी अच्छी नहीं गई, इट वाज फाइन। आ जाएगा, आई होप सो। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए लॉग इन कर सकते हैं news18urdu.com पर। शब खैर।